हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। क्या नाम है चैप्टर 6 का? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका? एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। फिर 6.2 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अब एक ही जगह हम पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम अलग अलग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे करें, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। यही तो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब वो हम यहाँ बात होती है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे और कहाँ लगेगा। तो समय के साथ जो चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पर क्या लगेगा? डेरिवेटिव का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमारा जो टाइम है वो बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, हम ये लिख सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ही समझने के लिए है कि हम रेट चेंज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन क्या है? इंक्रीज कर रही है, पर किसके समय में, किसके रेस्पेक्ट में कर रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में कर रही है। तो यहाँ भी हमारा क्या यूज़ होगा? डेरिवेटिव का यूज़ होगा, है ना। अब आ जाता है कि डेरिवेटिव हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, टॉपिक क्या क्या है। एक बार ये कंफ्यूजन और निकले कि टॉपिक क्या क्या है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजें जो रिड्यूस भी हो गई हैं। तो पहला है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट हमारा पास टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक लास्ट हमारे पास है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपको, अगर आपकी न्यू बुक है तो आपको जो रिड्यूस है वे तो आपको साइड ही होके मिल रही है कि ये क्या होगी? 6.1, 6.2, 6.3 जिनकी न्यू बुक है, और जिनकी पुरानी बुक है जिन्होंने अपने भाई और बहन से ली है वहाँ मिलेगी आपको 6.1, ये मिलेगी 6.2, और ये आपको मिलेगी 6.5, जिसे वहाँ क्या कर दिया गया है? 6.3 कर दिया गया है। और जो हमारे पास एक्सरसाइज बीच में है कौन सी 6.3 और 6.4 वे रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या यूज़ हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो हम इसके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले, इसे देखने से पहले कुछ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए? एक हमारे पास क्या है? ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, सर्कल का? 2 पाई आर, यही तो होता है। तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये यूज़ होंगे किसमें? 6.1 में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये ट्रायंगल। ठीक है, पर ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा? इक्विलेटरल। तो इसकी साइड हम ए मान ले, तो इसका जो हमारे पास पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 3a होगा। और जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया होगा। अब आ जाते हैं स्क्वायर पे। इसकी भी साइड क्या है? ए, और स्क्वायर की साइड, ऑल साइड क्या होती है? सेम होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल में भी सेम होती है। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। और जिसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 4a होगा। ठीक है, और अब इसकी डायगोनल की बात आ जाए तो क्या होगा? a √2
यही तो होता है। तो ये थोड़े जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, जो हम अगर ये पता होगा तो आप बिल्कुल जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें बिल्कुल भी अटकोगे नहीं। अब क्वेश्चन आ गया भाई सर्किल का, वहाँ हमें यूज़ करना है एरिया। एरिया का हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एरिया का फॉर्मूला पता नहीं है और क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं होगा। एरिया का पहले सर्किल का एरिया पता होना चाहिए, जब भी तो क्वेश्चन होगा। तो ये हम जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये पता होने चाहिए। अब हमारे पास क्या गया, रेक्टेंगल। ये क्या है, इसकी लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और इसके डायगोनल की अगर बात करें तो क्या होगा, √L² प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। रेक्टेंगल में ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास एक आ जाता है क्यूब। अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्टली क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ये हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस और एरिया जो होता है वो 6a² होता है क्यूब का। इसके हमने क्या मान लिए, a मान लिया साइड। उसके बाद इसका जो डायगोनल होंगे वो क्या होगा, a√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है क्यूब का। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। ये हमारे पास है क्यूबॉइड। क्या बना, ये क्यूबॉइड बना गया। क्यूबॉइड की ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लेंथ, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस हो गया 2 और बाहर क्या हो गया 2 और अंदर होगा लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ लेंथ और प्लस लेंथ और जो होगा हाइट और लेंथ होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल सरफेस एरिया है। उसके बाद आता है डायगोनल। ये क्या होगा, √L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हो गया क्यूबॉइड का। अब मेन आ जाता है, क्या मेन आया यहाँ, जो बहुत यूज़ होगा हमारे पास, क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का ये क्या हो गया हमारे पास, ये हाइट और ये हमारे पास इतनी, ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमने r मान ली है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, πr²h ये होता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बाहर का जो होता है, अंदर का एरिया छोड़ के जो बाहर का ये होता है ना, पेन के ये साइड का ये, तो ये हमारे पास क्या बताता है, कर्व सरफेस एरिया। अब आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया को ऐड होगा, फिर जो हमारे पास बचा, क्या बचा, πr² यही तो बचा। तो हमने इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास सिलेंडर के आगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है कोन। ये हमारे पास क्या आ गया है, कोन आ गया है। तो ये तो हमारे पास होती है हाइट, ये हमारे पास हो गई है रेडियस, और ये हम क्या बोलते हैं, एल को स्लैंड हाइट बोलते हैं स्लैंड हाइट। तो ये हम इसका वॉल्यूम क्या होगा कोन का, ये है स्लैंड हाइट, ये हमारे पास है हाइट और ये है रेडियस। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। ये तो वॉल्यूम है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, πrl। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया हमारा ऐड होगा। तो क्या है, πrl प्लस
और जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारे जो ये फॉर्मूले हैं ये लर्न होने चाहिए। अब एक और बचता है, क्या बचता है हमारे पास, स्पेयर। क्या बचा, स्पेयर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो वॉल्यूम होता है स्पेयर का, ये सर्किल नहीं है, क्या है ये, स्पेयर। अब यहाँ क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, दोनों का सेम होता है। क्या होता है, देखो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये वॉल्यूम हो गया और ये हमारे पास आ गया। तो ये जो है भी बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे क्या होंगे, यूज़ होंगे 6.1 में। तो ये पता होंगे जब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बात आ जाती है कि dy अपॉन dx का मतलब क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यही तो है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, dy dx ऑफ y, यही तो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, dy dx ऑफ y। और इसका मीनिंग क्या होगा, अब मीनिंग की बात आ जाती है यहाँ कि इसका मीनिंग होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में तो ये चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग यही तो होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इस। और इसमें अब बात आ जाती है कि टॉपिक पे, क्या टॉपिक था हमारा जो हमारा यूज़ हो रहा है, फर्स्ट टॉपिक जो 6.1 में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसे अब हम पढ़ते हैं, क्या है ये, रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी। ठीक है, ये टॉपिक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव का क्या करना है, डेरिवेटिव हमें यहाँ यूज़ करना है डेरिवेटिव ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, मान लो कि सर्किल है हमारे पास, तो हमारे पास एक सर्किल है तो उसका जो होगी रेडियस होगी। अब जब रेडियस है, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का, ये समझो, है ना। अब यहाँ एक समझो कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस हुई होगी, तो इसकी हमने रेडियस मान ली है r। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझो कि अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी तो इसका एरिया भी बढ़ेगा, इसकी रेडियस कम होगी तो इसका एरिया भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एरिया है वो डिपेंड्स कर रहा है ऑन रेडियस। समझ में आया, एक हमारे पास सर्किल है, रेडियस है उसकी, तो रेडियस अगर कम कर रहे हैं तो उसका एरिया भी कम हो रहा है। और अगर एरिया कम हो रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्किल है, वो डिपेंड्स कर रहा है ऑन रेडियस, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए है, एरिया जो है वो क्या है, फंक्शन है, एरिया ऑफ द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो एरिया क्या होगा, फंक्शन होगा रेडियस का। यह तो बोल सकते हैं कि एरिया क्या होगा, फंक्शन होगा रेडियस का, वो क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का फंक्शन होगी, है ना। तो जब ये इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी का क्या होगी, फंक्शन होगी। ठीक है, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं अगर रेडियस बढ़ेगी घटेगी तो एरिया भी जो होगा वो बढ़ेगा और कम होगा, मतलब इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में ये काम हो रहा है, जो एरिया कम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब बढ़ा है, कम हो रहा है, ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रेस्पेक्ट में तो वो बढ़ा है और कम हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है बताओ, dA अपॉन dr। अब एरिया क्या होता है सर्किल का, पहली बात ये, इस वजह से आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं वे यूज़ होंगे। तो एरिया क्या होता है सर्किल का,
पाई आर स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, अब इसका करो डी ए अपॉन डी आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 पाई आर, और आर पावर क्या होती है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या बचेगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, लिखो या मत लिखो, तो आंसर हमारा क्या होगा 2 पाई आर होगा। समझ में आया कि क्या समझाना चाह रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि हम डेरिवेटिव को कैसे हमें क्या करना है, यूज़ करना है। पहली बात तो ये कि जो ए है, एरिया है, वो डिपेंड्स कर रहा है, किस पे डिपेंड्स कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, इतनी बात समझ में आई। अब जब ये फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका ये फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, ये वाला इसका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया को हमें देखना है कि वो कैसे बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी आर। अब एरिया पता होना चाहिए सर्किल का, तो हमने करा, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा, तो 2 पाई आर आ गया हमारे पास, तो ये आ गया। ठीक है, अब एक और हम समझ लेते हैं, क्या समझेंगे कि जो एक हमारे पास क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, मान लो y है, y जो है इक्वल है किसके, एफ एक्स के। तो जो y है वो डिपेंड्स कर रही है, देखो यहाँ लिख लेते हैं, जो y है अब वो किस पे डिपेंड्स कर रही है, बताओ, डिपेंड्स ऑन x, x पे डिपेंड्स कर रही है, तो y क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। तो हम कह सकते हैं जो y है वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, कि ये क्या हो गया, y जो है फंक्शन ऑफ x हो गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन बन गया x का। समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसका हो रहा है, d, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, यही तो आएगा, dy अपॉन डी एक्स। तो y भी कुछ भी हो सकता है और x भी कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेकर हम समझ रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्यूब है, क्या है हमारे पास, एक क्यूब है ये। तो इसकी साइड जो है वो क्या है, x है, x ले ली है, क्या ले ली है, इसकी साइड x ले ली है। तो अब ये देखो कि अगर ये साइड है, अगर इसे इंक्रीज़ करेंगे तो इसका क्या होगा, क्यूब में वॉल्यूम होगा, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कह सकते हैं अगर x इंक्रीज़ होगा या कम होगा तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ और कम होगा। समझ में आ रही है ये बात। किसी भी चीज़ को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो तो उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। अब ये देखो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है, तो यहाँ हमने लिए एक्स क्यूब, तो क्या होता है, एक्स क्यूब होता है वॉल्यूम। तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या होगा, आगे आ जाएगी पावर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्यों बना, जब पावर आगे आ जाती है एक पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये आंसर आ गया ये, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। क्लियर हुई बात, क्या समझना है हमें। तो ये क्वांटिटी डिफरेंट सिचुएशन पे क्या होगी, ये लगेगी। जैसे यहाँ हमारे पास क्यूब था तो क्यूब पे लग गई, मान लो यहाँ क्यूबाइड होता या ट्रायंगल होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम वो चीज़ लेते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन होगी पर लगेगी ये ऐसे ही, है ना, समझ में आया। अब एक मेन और चीज़ आ जाती है इसमें कि एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास इसमें कि मान लो कि रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में, और देखते हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में। अब टाइम देखो कभी घटता नहीं है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये तो है नहीं कि टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो हमारे पास एक सर्कल है
जिसकी रेडियस हमें क्या है आर है, उसका एरिया है, ठीक है। जब रेडियस है तो उसका एरिया भी होगा। तो हम क्या कहेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो ए है वो किस पे डिपेंड्स कर रहा है, ए डिपेंड्स कर रहा है रेडियस पे। तो ये क्या है, ये फंक्शन है इसका, इस पे डिपेंड्स कर रहा है, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। अब जब रेडियस पे डिपेंड्स कर रहा है एरिया फंक्शन, जो एरिया का फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा और कम होगा। अब एक बात और आ जाती है कि जो आर है रेडियस वो किस पे डिपेंड्स कर रही है, वो डिपेंड्स कर रही है टाइम पे। अब टाइम तो हमेशा बढ़ता है, देखो रेडियस बढ़ेगी या कम होगी, और टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। एरिया किस पे डिपेंड्स कर रहा है, रेडियस पे, और रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। टाइम के अनुसार वो अपना बढ़ भी रही है और घट भी रही है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन, हम एरिया कर रहे हैं पर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए अपॉन डी टी। ये हमें क्या करना है, फाइन। तो फर्स्टली आप आओ यहाँ एरिया पे, एरिया किस पे डिपेंड्स कर रहा है, डी ए अपॉन डी आर, इस पे डिपेंड्स कर रहा है। अब जो इसका जो फंक्शन है ये क्या है, डी आर, तो ये इस पे देखो ये किस पे कर रहा है, डी आर अपॉन डी टी। ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पहले हमने एरिया का लिखा डी ए अपॉन डी आर, फिर डी आर का लिखेंगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। ऐसा हम फाइंड करेंगे, जो हमारे अगर टाइम के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है तो ऐसा हम वहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ हमने समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे हम लगाएंगे। हमें पढ़ा, एक और रिपीट कर रहे हैं कि अगर रेडियस बढ़ रही है तो वो भी हमारा जो एरिया वो भी बढ़ रहा है, तो उसमें भी कुछ चेंजिंग आ रहे हैं, तो वहाँ डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें पता चला, ठीक है। तो ये हमने ऐसे समझा। अब हम आपको, अभी आपने इतना पढ़ा, अब देखते हैं आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, क्या ले लिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल की बात हो गई है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रेस्पेक्ट में कह दिया है, रेडियस के रेस्पेक्ट में कह दिया, और वैन आर मतलब रेडियस उसने दे दी है 7 सेंटीमीटर। देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो इसका मतलब भी मान के चलो ये क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, हमें ये फाइंड करना है। तो पहली बात, एरिया ऑफ सर्किल हमें पता होना चाहिए, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूले पता है तो ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन गया। अब रेडियस हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मतलब डी ए अपॉन डी आर, ये तो मतलब है कि एरिया अपॉन डी आर, इसके रेस्पेक्ट में हमें ये फाइंड करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर इसका हम करें डी ए अपॉन डी आर, तो पाई तो एज इट इज़ रहेगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2r, और एक पावर जब आगे आ जाती है एक पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ क्या दे रखा है, हमें r दे रखा है, r क्या है, रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके 14 पाई। और ये क्या है, एरिया बताओ, ये यहाँ यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो क्या हमें दे रखा है, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास आ गया
समझ में आया हम कैसे सोल्व करें। इसी टाइप के क्वेश्चन सेम 6.1 एक्सरसाइज में है, इसलिए डरना नहीं है। वहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब एकदम से तो समझ में नहीं आता, आप समझोगे करोगे तो खुद होता चला जाएगा। समझा हमने, फॉर्मूले करे, ऊपर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ी, वहाँ से हमने जब क्वेश्चन लगाया तो हमसे हो गया, हुआ या नहीं हुआ बताओ, हो गया ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको 6.1 एक्सरसाइज में मिलेंगे, 6.1। इसलिए आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, मैंने फॉर्मूले पता है। उसके बाद डिफरेंशिएट तो आप 5th चैप्टर में भी आपने करा है, सेम यहाँ इसी ही तरीके से तो हमें करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम बताओ किस में होता है, स्क्वायर में होता है, क्यूब में होता है, क्यूब में होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इंक्रीजिंग कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी समझते हैं ये क्या दे रखा है। हाउ फास्ट द कर्व सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया क्या हो रहा है, विल चेंज हो रहा है, विल चेंज इफ साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। अभी आपने पढ़ा क्यूब को, अभी मैंने बताया अगर उसकी साइड इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, साइड डिक्रीज़ कर रहे थे तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा था। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा। इतनी चीज़ पता है तो इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो जो वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, वो इंक्रीजिंग हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड का मतलब क्या है, आप यहाँ क्या समझ पा रहे हो कि वॉल्यूम है, डी भी दे रखा है, अपॉन सेकेंड है तो सेकेंड का मतलब टाइम, तो हमें ये दे रखा है। बस इससे ज़्यादा और पता नहीं। वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो रहा है, ये समझो ना कि हाँ हमें इसी फॉर्म में लेके चलने हैं क्वेश्चन, तो इसी फॉर्म में हमें बनाना है। तो इस टाइप से देखो आप कैसे बना सकते हो। जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो किस सेकेंड का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो डी बी अपॉन डी टी लिखा, ये मिल गया। उसकी जो साइड दे रखी है, हमें साइड भी तो दे रखी है, तो साइड हमें मान लेंगे, ए मान लेते हैं। तो जो साइड है वो ए है, वो क्या है 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ कि हाउ फास्ट, वो क्या फास्ट द सरफेस एरिया विल चेंज इफ साइड के, ये हमें मिल गया। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमें ये चेंज करना है और हमें ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे। वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है वॉल्यूम इसका, क्यूब का, जल्दी से बताओ क्या होता है, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम यही तो होता है। तो इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी टी, पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, ए स्क्वायर बचेगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ए का करो तो क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, यही तो बनेगा। हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें ये देखो ये भी है, ठीक है, ये है, ए भी है हमारे पास, ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पर डी ए अपॉन डी टी नहीं है। तो इसे हम क्या कर लें, तो ये हमें इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करो आप, ये सारी वैल्यू पुट करके डी ए अपॉन डी टी निकालते हैं। वॉल्यूम क्या दे रखा है 9, उसके बाद 3, और यहाँ क्या है ए है, और ए क्या है 10, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 100, और ये है डी ए अपॉन डी टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30, 100, और ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारे पास आ गया है डी ए अपॉन डी टी, ये हमारे पास फाइंड हो गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें पता है। अब ये देखो निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करो फिर से, डी एक्स
किसके रेस्पेक्ट में लेके चलना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। हमें कैसा पता चला कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है। देखो जो वॉल्यूम दे रखा है वो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के। तो जो हमें सरफेस एरिया भी निकालना होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। इस वजह से हमने टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब 6 तो एज इट इज़ रहेगा, ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई तो एक पावर सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो वो लिखो या मत लिखो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या आएगा, ए का करो तो क्या आएगा, DA/dt। इस वजह से यहाँ हमने ये वैल्यू क्या करी थी, फाइंड करी थी कि हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो DA/dt यहाँ बस क्या करनी है, वैल्यू पुट करो, ये भी वैल्यू है ये भी है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं 6, ए क्या है 110 है और ये क्या है 9/3000, यही तो है हमारे पास। अब ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ हमारा क्या, ये तो हमारा जो कैंसिल आउट हुआ वो 3 टाइम्स हुआ, क्योंकि 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, और ये हुआ है 100। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, और 36 अपॉन क्या है 10। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ छोड़ना चाहो तो ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ हम पॉइंट भी लगा सकते हैं, एक पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गई। यूनिट क्या होगी, क्या है, सरफेस एरिया है, बात एरिया की हो रही है। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में। तो क्या दे रखा था हमें, स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखी है ना रेडियस, तो एरिया भी सेंटीमीटर में निकला होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया है। जो क्वेश्चन में दे रखा था वॉल्यूम पर सेकंड में दे रखा, तो इस वजह से हमें सेकंड में ही सरफेस एरिया रिस्पेक्ट करके निकाला। आपने सोचा कि टाइम क्यों ले, टाइम इस वजह से लेके हमने फाइंड किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वे हमें सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं है। और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।